हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे धातु। धातु होती क्या है? जो हमारा धारण और पोषण करे, हम उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अब पहले इसकी निष्पत्ति देखते हैं। इसकी निष्पत्ति हुई है संस्कृत के धारणार्थ द्विधाई धारण पोषणीय शब्द से। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं धातु कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारे शरीर को धारण करें और साथ में उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही हैं, वो क्या हुई? आपकी धातुएं हुई। अब आते हैं इसकी निरुक्ति पे। तो निरुक्ति क्या है आपकी? धा धातु में तुन प्रत्यय लगने से धातु वर्ड आता है। ठीक है, फिर जो हमारे सुश्रुत जी थे उन्होंने एक निरुक्ति बताई। क्या बोला? धारणा धातु, अर्थात शरीर को धारण करने वाले तत्व को धातु कहते हैं। इट मीन्स जो भी हमें धारण कर रहा है, जो शरीर को धारण कर रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे धातु। अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ददति इति धातुः, ददति इति धातुः, ये आचार्य डलहन जी ने दी है। इसका क्या मतलब है? इस प्रकार शरीर में धारण करने वाले द्रव्य धातु संज्ञा को प्राप्त होते हैं। सेम बात बोली है सबने कि जो भी चीज़ जो हमारे शरीर को धारण कर रही है और जो उसका पोषण कर रही है, और जहाँ यहाँ पे अभी बोला ना, जो आचार्य डलहन जी ने जो धारण बोला, यहाँ धारण से हम धारण भी लेंगे, साथ में पोषण भी ले लेंगे, दोनों का अर्थ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके अंतर्गत सामान्यतः रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये 7 बताई गई है यहाँ पे। क्या क्या? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, इन 7 को ग्रहण किया जाता है। अब हम बहुत सारे दूसरे भी ग्रंथ आयुर्वेद में, यही तो नहीं है, तो उन सब ने भी अलग अलग अपने मत दिए हैं, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे किसी किसी ने कहा जो शरीर, मन एवं प्राणों को धारण करें उसी धातु कहते हैं। जो हमारे शरीर को कर रही है, मन को कर रही है, साथ में आपकी लाइफ, प्राणों को धारण कर रही है। या फिर जो रस, रक्त आदि धातुओं को, जब हमने अभी पढ़ा था ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, इनको धारण कर रही है, वह धातु है। या जो शरीर की वृद्धि करती है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अब धारण शब्द से यहाँ हम धारण भी लेंगे और पोषण, दोनों अर्थ लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपका धारण और पोषण दोनों कर रही है उसे हम बोलेंगे धातु। अब आता है धातु की संख्या क्या है। देखिए, अष्टांग हृदय जी जो शिष्य, जो हमारे लघु वाग्भट जी थे, उन्होंने अपने सूत्र स्थान में प्रथम अध्याय में 13वां श्लोक क्या दिया है? रसासृक मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवः सप्तदुषया। देखो, इसमें सारी धातुओं के नाम दे दिए, धातु बोला, फिर साथ में एक और इन्होंने टर्म दी है, दुष्या। ठीक है, ये देखेंगे क्या बोला है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, ये धातुएं लघु वाग्भट ने बताई हैं। इन्हें दुष्य भी कहा गया है। अब देखो, दुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि दोषों के द्वारा इन धातुओं का दूषण होता है। ठीक है, जो हमारे, हमने बोला था त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनको मेन क्यों बोला गया था? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से दूसरे को दूषित कर सकते हैं। उनमें कुछ भी, उनमें ऐसे डिफॉर्मिटी पैदा कर सकते हैं जिनसे उन्हें, हमें डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, तो अरुण दत्त ने क्या बोला कि रस आदि की धारण शक्ति करने के कारण धातु संख्या है, और ये दुष्य है क्योंकि वात आदि दोषों के द्वारा दूषित होते रहते हैं। धातु क्यों हुआ? क्योंकि ये धारण करती हैं। और दुष्य क्यों हुआ? क्योंकि वात आदि दोषों के द्वारा दूषित हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, सुश्रुत जी ने भी अपनी सूत्र स्थान में 14वें अध्याय में 10वां श्लोक दिया है। रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेधः प्रजायते मेत्सो अस्ति ततो मज्जा मज्जगः शुक्रम तु जायते। इसका क्या है? देखो कि रस से रक्त की, और रक्त से मांस से, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, और मज्जा से किसकी होगी? शुक्र की। अब मेद से तो मज्जा बन गया, अब मज्जा से शुक्र बनेगा। तो मतलब एक धातु से दूसरी धातु बन रही है, इन्होंने ये चीज़ बताई है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, देखो 7 धातुएं बनाई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस को हम रिलेट किससे करते हैं? अगर हम मॉडर्न देखें तो जो हमारा प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू है, और रक्त को ब्लड टिश्यू से लेते हैं। ओके, और जो आपका मांस है उसको हम मस्कुलर टिश्यू से लेते हैं। मेद को एडिपोज टिश्यू से लेंगे। अस्थि आपका बोन टिश्यू, देन मज्जा बोन मैरो टिश्यू आएगा, एंड शुक्र आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है,
सात तो पता लगी आपको, रस रक्त मांस मेद अस्थि। आगे हम देखते हैं जो धातुएं होती हैं वो शरीर की रचनात्मक इकाइयां होती हैं। अभी हमने त्रिदोष में क्या पढ़ा था कि वो क्रियात्मक इकाइयां, मतलब हम उन्हें देख नहीं पाते बट दे आर डूइंग देयर वर्क, वट एवर देयर एक्शन, हम उसके एक्शन से पता लगा पा रहे हैं कि भाई ये किस दोष ने किया है या कौन सा दोष है या दोष काम कर रहा है। बट धातु में क्या होती है, वो रचनात्मक, जैसे हम रस को देख सकते हैं ना, रक्त को देख सकते हैं, ब्लड टिश्यू को हम देख सकते हैं, मांस को देख पा रहे हैं, एडिपोज टिश्यू को देख पा रहे हैं, हम सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये क्या हमारी रचनात्मक क्रियाएं हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब आधुनिक शरीर विज्ञान में इन्हें क्या बोला, मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये क्या आएंगी, इन्हें टिश्यू कहा जाता है, हिंदी में इन्हें उत्तक बोला जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद में वर्णित सब धातुओं की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उल्लिखित उत्तकों की रचना एवं क्रिया के सामंजस्य के आधार पर निम्न प्रकार से तुलना की जा सकती है। जो मैंने ऊपर ही बता दिया है वही इसमें बात बोली गई है, ठीक है, कि आपको दोनों को रिलेट हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका धातु पोषण न्याय। धातु पोषण न्याय, अब ये क्या है, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात अनेक प्रमाणों द्वारा जिस विषय की परीक्षा की जाए उसे न्याय कहा जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, हमने ना, अब आप जब आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं पदार्थ विज्ञान, तो वहाँ पे आप आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये प्रमाण पढ़ोगे, है ना। तो प्रमाण क्या होते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके द्वारा आप किसी चीज़ का एग्जामिनेशन कर सकते हो ना, जैसे में ब्लड टेस्ट करवाना है, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना है, तो कुछ तो है जिसके द्वारा हम करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिनोमीटर होगा जिसके द्वारा हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, है ना, या फिर आपका कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा दैट इज टेलिंग अस कि वो उस चीज़ का क्या एग्जामिनेशन होगा, तो वही प्रमाण। तो उन प्रमाणों द्वारा जिस विषय की परीक्षा की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, न्याय कहेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी के उसमें क्या लिखा हुआ है। हम पांच भौतिक आहार लेते हैं, मतलब द्रव्य जो है, द्रव कुछ भी हो इस सृष्टि में, संसार में, सभी क्या है, वो पंच महाभूतों से बने हुए हैं। तो पांच भौतिक आहार से पाचनोपरांत उत्पन्न हुए आहार रस से धातुओं का पोषण क्रम विशेष से होता है। मतलब ये भी चीज़ क्या हो रही है कि ऑर्डर में हो रही है, ठीक है, कि भाई आहार रस से धातुओं का पोषण होगा और उनका क्रम से होगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक धातु की अपनी अपनी अग्नियां भाग लेती हैं। इसका मतलब 7 धातुएं हैं तो 7 अग्नियां होंगी, उनकी खुद की एक पावर है जिसकी उससे वो काम करती हैं, ठीक है। फिर इन सब के अतिरिक्त भी धातुओं के निर्माण एवं पोषण के संबंध में आचार्यों में वैमत्य है, मतलब उन्होंने सबने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग सबकी थ्योरीज हैं। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। इस वैमत्य के कारण 3 प्रकार के मत हैं जो प्रकाश में, मतलब हम क्या ना थ्योरीज होती हैं, तो कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो ज़्यादा उस टाइम पे जिसको ज़्यादा महत्व मिल जाता है, ये ज़्यादा फेमस हो जाती है, वही इन्होंने 3 बोली हैं। कैसे, एक तो है क्रम परिणाम पक्ष, इसको हम शीर्षदधि न्याय भी बोलते हैं। देन सेकंड इज केदारी कुल्य न्याय, देन खले कपोत न्याय। तो 3 हो गए हमारे। अब सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रम परिणाम पक्ष। तो आचार्य चक्रपाणि ने ये दिया था, उनके अनुसार क्या है, जैसे शीर, शीर का मतलब है दूध से, मिल्क यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, मिल्क को यहाँ पे शीर बोला है। दही में परिणत हो जाता है, हम कहते हैं ना भाई आज दूध से दही बना लो, मतलब दूध को जमा दो और दही रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि जो पूरा दूध है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है आपका दही में, और ऐसे ही जो दही है वो सर्वात्मना तक्र में हो जाती है। जब हम उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते हैं अच्छे से दही को, तो वो तक्र मतलब वो लस्सी बन जाती है। एवं नवनीत में, तथा साथ में क्या क्या, नवनीत यहाँ बोला मक्खन को, जब हम दूध को दही में कन्वर्ट किया, अब दही से किस में कन्वर्ट होगी, वो तक्र में होगी, और नवनीत, नवनीत इज हेयर आपका मक्खन। अब मक्खन जो है वो संपूर्ण रूप से घृत में, मतलब घी में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मक्खन को गर्म करते हैं तो एक टाइम पे ऐसा बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा कि वो अपना मेल्ट होके अच्छे से वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका घी में। देन उसी प्रकार जो रस धातु है वो अपनी अग्नि से पक्व हो संपूर्ण रूप से रस रक्त में, रक्त मांस में, तथा इसी प्रकार अन्य धातुएं भी उत्तरोत्तर धातु में सर्वात्मना परिणित हो जाती है। सर्वात्मना का मतलब यहाँ क्या है कि पूर्ण रूप से,
पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचता है, वो पूरा जितना है उतना कन्वर्ट हो जा रहा है ना, वो चीज़ इसने बोली है। और यह पोषण क्रमानुसार होने के कारण इसे क्रम परिणाम पक्ष कहते हैं। क्यों इसे क्रम परिणाम पक्ष बोला? क्योंकि एक ऑर्डर में हो रहा है, क्रम में हो रहा है। ओके, देन चूंकि इसके पूर्व की धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इस न्याय को सर्वात्म परिणाम पक्ष भी बोलते हैं। देखो, एक तो क्रम आया, देन आता है सर्वात्म परिणाम। क्यों बोला? क्योंकि वो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से होल जो था वो पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है, इसकी वजह से। देन क्षीर एवं दधि की उपमा करने के कारण, देने के कारण इसे क्षीर दधि न्याय से भी जाना जाता है। अब इसका देखते हैं, इस क्रम परिणाम पक्ष का स्पष्टीकरण देखेंगे, मतलब ठीक भी है या नहीं है, वो इन्होंने मत दी हैं अपने। तो अन्यों के मत को उद्धृत करने के पश्चात, अब जब दूसरे लोगों के उन्होंने मत सुने और उनको देखा कि भाई हाँ, दरअसल कहते हैं ना, कुछ अपोजिशन भी हैं कि इसके ये हो सकता है कि नहीं है, तो उसमें फिर चक्रपाणि जी ने अपनी टीका में एक बात लिखी, क्या? यदि प्रत्येक पहले की धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाए। देखो, पूर्व की धातु मतलब यहाँ क्या बोला है? पहले की धातु मतलब जो फर्स्ट रस सबसे पहले उत्पन्न हुई, उसके बाद रक्त उत्पन्न हुई, तो रक्त क्या है? वो उत्तर धातु है। अगर पहले की धातु मतलब रस पूरी तरह से रक्त में परिवर्तित हो जाएगा और उपवास किया जाए तो, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दी, धातु में परिवर्तित हो जाए तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 3-4 दिन अनशन के बाद शरीर में रस धातु का सर्वथा अभाव हो जाएगा। मतलब अब जिस प्रकार से हमने कहा कि भी रस रक्त में होती है, रक्त मांस में, मांस मेद में, मेद अस्थि, फिर मज्जा, अंदर शुक्र, अगर ये है मतलब पूरा तरह से ऐसा हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे फास्टिंग करती हूँ, 3-4 दिन मैंने फास्टिंग कर ली, तो हमारा रस तो बनेगा ही नहीं। अब रस नहीं बनेगा, उपवास किया जाएगा तो रक्तमय हो जाएगा कि भाई अब तो इससे क्या होगा। इस रूप में समझा जा सकता है कि आहार रस से रस धातु 1 दिन में तथा रस धातु से रक्त का निर्माण 5 दिन लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति 6 दिन अनशन करे तो वह रक्त शून्य हो जाएगा, क्योंकि आहार के सेवन न करने से रस धातु का निर्माण होना बंद हो जाएगा। और यदि 1 माह अन्न पान का सेवन न किया जाए तो अन्य धातुओं के निर्माण न होने से शरीर शुक्रमय हो जाएगा, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता, अतः उक्त पक्ष अपने आप असिद्ध हो जाता है। मतलब ये थ्योरी है ना, वो करेक्ट साबित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई रस से रक्त बन रहा, अगर मैं 7-6 दिन की फास्टिंग रखती हूँ तो 6 दिन की फास्टिंग करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मेरा ब्लड नहीं रहता, मेरे ब्लड बनता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, ब्लड होगा। तो इन्होंने वही बात बोली कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई रस से रक्त बन रहा पूरी तरह से, तो रस हुआ ही नहीं। अब रस ही नहीं बने तो रक्त कैसे बनेगा? रक्त तो नहीं होना चाहिए, बट हमारे अंदर तो प्रेजेंट है। और ऐसे ही हम देखें तो 1 महीना फास्टिंग करेंगे तो फिर तो भाई शुक्र भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें एक फ़ोटो लगाया है, ये मैंने बुक से लिया है, आप ले सकते हो इसे। इसमें क्या है, आप ये अगर आपने ये नहीं भी लिखा है ना ऊपर का, सिर्फ आप इतना लिख देंगे, ठीक, क्रम परिणाम पक्ष, और उसके बाद आप इसको समझा देंगे। ये जैसे इसने लिख रखा है, क्षीर दधि न्याय का संक्षिप्त वर्णन। देखो, हमने 5 भौतिक आहार लिया, जठराग्नि ने काम किया, 2 चीज़ें बनेंगी, सार भाग बनेगा और एक आपका मल, जिसको हमने किट भाग भी बोला था। ठीक है, सार भाग से अब देखो क्या चीज़ें होंगी, रसाग्नि की कर्म होगा तो वहाँ से मल, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से रस धातु बनेगी, मल जो रस धातु होती है हमारी, उसका जो मल है वो कफ होता है। और जो उसका सूक्ष्म पार्ट होगा, सूक्ष्म पार्ट से क्या बनेगा? उपधातु और रक्त निर्माण अंश। ठीक है, मतलब एक धातु से दूसरी धातु बन रही है ना, तो उसी का एक निर्माण अंश बनेगा। अब उपधातु यहाँ हमारी बनेगी स्तन्य और आर्द्र। या आप याद कर लीजिएगा कि रस का क्या मल आएगा, उसकी उपधातु क्या है, क्योंकि धातुओं की भी पूछे जाते हैं कि उनकी उपधातु क्या आई, उनका मल क्या है, या फिर उनका आगे सूक्ष्म पार्ट क्या है। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, उपधातु और फिर उसका मल क्या है। ओके, अब हाथ ये देखते हैं, स्तन्य और आर्द्र बन गया, एक साइड है रक्त निर्माण अंश, उस पर रक्ताग्नि की क्रिया होगी। वहाँ से भी 3 ही पार्ट, मल, स्थूल और सूक्ष्म। मल से क्या बनेगा? रक्त से बनेगा पित्त, और स्थूल से बनेगा रक्त धातु, सूक्ष्म से बनेगा मांस निर्माण अंश, और उपधातु बनेगी कंडरा और सिरा।
अब मांस निर्माण अंश पर मासा अग्नि काम करेगी सूक्ष्म, स्थूल और मल। मल में यहाँ खमल आएगा। खमल को क्या बोलते हैं? जो आपका श्रोत्र, इसका मतलब जो यहाँ से आप सुनते हो श्रोत्र, नासा, नाक आ गया आपका, कर्ण, अक्षी, प्रजनन के मल। ठीक है, प्रजनन होता है जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको बोला गया है। अक्षी आँख हो गया। देन स्थूल धातु में खुद मांस धातु बनेगी। सूक्ष्म में से क्या करेगी? उप धातु बनाएगी। क्या? शठ, त्वचा और वसा। ठीक है, एंड मेन निर्माण अंश। अब मेन निर्माण अंश पे मेदो अग्नि काम करेगी और उससे क्या बनेगा? आपका मल, स्थूल और सूक्ष्म। यहाँ से भी सेम, मल यहाँ पे आएगा आपका स्वेद, स्थूल धातु मेदो होगी, सूक्ष्म से अस्थि निर्माण अंश और उप धातु क्या होगी? आपकी स्नायु। ठीक है, स्नायु होती हैं आपका, लिगामेंट्स आती हैं वो। ठीक है, आगे आप आते हैं, आपका देखते हैं हम अस्थि निर्माण अंश पे अस्थाग्नि काम करेगी। देन सूक्ष्म पार्ट, स्थूल पार्ट एंड मल। मल में क्या आएगा? केश, रोम, श्मश्रु। ओके, उपधातु इसकी नहीं होती, मतलब आपको क्या याद रखना है? जो आपका रस, रक्त, मांस और मेद, सिर्फ ये 4 धातु हैं जिनकी उपधातुएं होती हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि जो अब मज्जा आया, मज्जा निर्माण अंश पे मज्जा अग्नि काम करेगी। मल आपकी आ गई अक्षित्वक, विड, स्नेह और मज्जा धातु बन गई। अब सूक्ष्म पे शुक्र निर्माण अंश हुआ, उपधातु कोई नहीं है। अब शुक्र अग्नि काम करेगी, सूक्ष्म भाग से इसका ओज बनेगा, स्थूल से शुक्र धातु बनेगी और मल इसका कोई नहीं होता और उपधातु भी कोई नहीं होती। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी धातु है जिसका कोई मल ही नहीं होता? वो है शुक्र धातु। तो आपकी जो शेष 6 धातु हैं, जो आपकी अदर 6 धातु हैं, वो क्या करेंगी? उनका मल होगा। लेकिन सिर्फ जो शुरू के 4 धातु हैं, दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, उनकी उपधातुएं भी होती हैं। ओके, आप इसको याद कर लीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब आपको ये होना चाहिए याद, अगर आपको आगे तक काम आएगा काफ़ी। ठीक है, देन आगे देखते हैं किदारी कुल्या न्याय। किदारी कुल्या न्याय में क्या है? किदारी प्लस कुल्या। किदारी का अर्थ होता है क्यारी और कुल्या का अर्थ होता है नाली। इससे क्या, अब देखो इससे क्या बोला गया है? किदारी से शरीरस्थ धातुएं एवं कुल्या से पोषण करने वाली वाहिनियों को ग्रहण किया जाता है। हमारे में सिस्टम्स बने हैं जैसे, ठीक है, सबके पास ब्लड जो आता है आर्टरी से, तो वो उसका पोषण कर रही है ना, तो हम कुल्या को वो नाली, मतलब वो आर्टरी ही समझ सकते हैं। ठीक है, और शरीरस्थ केदारी केदारी क्या लेंगे भाई? वो वहाँ तक जो जा रही है, उस धातु तक जो जा रही है उसको ले लेंगे। देन आगे क्या बोला गया है इन्होंने? चक्रपाणी कहते हैं जैसे खेत में जल द्वारा सिंचन के क्रम में प्रथम समीपस्थ क्यारी। देखो आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको इसका ये समझा देती हूँ जो मैंने डायग्राम है। आहार बना, 5 भौतिक पाचक ने काम करेगी, जठराग्नि ने काम किया। देन बना आपका प्रसाद भाग और किट भाग। प्रसाद को ही सार भाग बोलते हैं। इससे आहार रस बनेगा। अब यही आहार रस क्या करेगा? रस आश्रय में जाएगा जहाँ पे रस प्रेजेंट है। रसाग्नि की धातु, रसाग्नि काम करेगी, उससे क्या बनेगा? सार और किट, फिर रस धातु, उपधातु। फिर आता है आपका अब यही रक्ताश्य पे, रक्ताग्नि काम करेगी, सार, किट, रक्त धातु, उपधातु। सेम प्रोसेस आपकी सभी में जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने बोला उपधातु यहाँ पे ना तो अस्थि में है, ना मज्जा में, ना शुक्र में है। ठीक है, शुक्र में आपका किट भी नहीं है, कोई मल नहीं होता, इससे ओज बनती है। ठीक है, तो इन्होंने सेम यही बात इन्होंने ऊपर बोली है कि जो सबसे पास होगी उसका सबसे पहले सिंचन होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे की क्यारियों में पानी जाता रहेगा, मतलब आगे दूसरी धातुओं का पोषण होता रहेगा। अब आते हैं लास्ट पे हम खले कपोत न्याय। खले का मतलब क्या होता है? खलियान। ठीक है, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। देखो हम कबूतरों को दाना देते हैं ना, दाना देते हैं, तो जहाँ पे दाना डाला जाता है उसको खलियान बोला गया है। और कपोत को कबूतर बोल दिया, कबूतर सॉरी। तो किसी खलियान में दाना चुगने हेतु कबूतर एकत्रित होते हैं और चुगने या तृप्त होने के उपरांत अपने अपने आवास को पहुँच, मतलब जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं। इस क्रिया में जिस कबूतर का आवाज़ जितनी दूर होगा उसे पहुँचने में उतना ही समय लगेगा। ठीक इसी प्रकार की स्थिति धातुओं के पोषण में भी आती है और इसी उपमा के कारण इसे खले कपोत न्याय कहा जाता है। अब इन्होंने यही बात बोली कि जो सबसे पास होगा कबूतर, जो दूर होगा मतलब वो उतनी दूर उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, जितने पास होगा उसे उतना कम ट्रैवल करना पड़ेगा, ये बात इन्होंने बोल दी। तो आगे दिए बोला गया है, इसी को हमने खले कपोत न्याय बोल दिया। जैसे अनरस को रस रक्ता धातुओं में पहुँचने वाले मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है,
आहार रस के अधिष्ठान से प्रत्येक धातु के आशय तक एक मार्ग होता है जिसके द्वारा पोषक सामग्री धातु तक पहुंचती है। धातुओं के आशय की दूरी भिन्न भिन्न होने से उनके स्रोतों की लंबाई भी उसी प्रकार पृथक पृथक होती है। देखो हम इसका डायग्राम देखते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। काफ़ी, अगर वो लिखेंगे भी नहीं लेकिन आपने डायग्राम बनाया है और उसको ऐसे बना दिया है, तो देखो आहार रस बना, ये हमारा खलियान, मतलब यहाँ पे हमारा इसने हमारा आहार बन गया, मतलब इसका जो कहते हैं ना न्यूट्रिशन पार्ट हमारा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सबसे कम लंबा क्या होगा, हमारा रस व स्रोतस, जिस पे रसाग्नि काम करेगी, सार्किट, वही बात। सबसे फिर रस से अधिक लंबा होगा रक्त व स्रोतस, और रक्त से होगा मांस, मांस से होगा मेद, मेद से होगा अस्थि, देन आपका मेद से होगा अस्थि, और अस्थि से होगा मज्जा, और मज्जा से लंबा होगा शुक्र। तो मतलब सबकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हमारी धातुएं आगे उत्तरोत्तर जाती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात आई है कि जिसका रास्ता जितना लंबा है उसका उतना ही, जो देखो एक लाइन बोली गई है, इसमें रस धातु का स्रोत सबसे कम लंबा होता है एवं सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब सटल, ठीक है। और शुक्र धातु का स्रोत सबसे अधिक लंबा और सूक्ष्मतर होता है, मतलब वो और ज़्यादा छोटे और सूक्ष्म हो जाएंगे, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली है। सारे में क्या है कि भाई एक से दूसरी धातु बन रही है, ठीक है। ये बात आई फर्स्ट में शील अधिनियम में कि भाई एक से दूसरी बन रही है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये बात आ गई। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये केदार कुल्य न्याय जी, इन्होंने यह बात बोली कि भाई हमारा आहार रस है उसी से बन रहा है, ठीक है, कि भाई उसी की वही जा रहा है आपके आश्चर्य के पास और वही काम कर रहा है। फिर हमारे यहाँ आए थर्ड आया हमारा खले कपोत न्याय। तो खले कपोत न्याय में जितनी दूर आपका स्रोतस होगा, जितनी दूर धातु होगी, उतनी दूर उसे चलना पड़ेगा, उतनी देर से वो बनेगी और उसका लंबा रास्ता हो जाएगा। और कैसे स्रोतस होंगे, सूक्ष्म या सूक्ष्मित्र होंगे, ये बात हो गई। देन एक और आता है न्याय आपका एक काल धातु पोषण पक्ष, ये अरुण दत्त जी ने दिया था। और अरुण दत्त जी जो थे वो अष्टांग हृदय के टीकाकार थे। उन्होंने अपनी सर्वांग सुंदरा जो उनकी टीका है उसमें क्या बोला, एक काल धातु पोषण पक्ष का प्रस्तुत किया, भाई उसका उन्होंने उल्लेख किया, वर्णन किया। उन्होंने क्या बोला कि आहार रस एक काल में, मतलब एक ही टाइम पे सातों धातुओं के स्रोतसों में प्रवेश कर रस रक्त आदि धातुओं को उत्पन्न करता है, और यही एक काल धातु पोषण पक्ष है। इन्होंने वो चीज़ नहीं की जैसे दूसरों ने, क्या भाई एक बन रहा दूसरा बन रहा है, या एक उसके पास जरा इतना टाइम लग रहा है, ये कर रहा है, वो नहीं। इन्होंने एक बार में क्या बोला कि भाई एक ही टाइम पे सभी के साथ सबका न्यूट्रिशन एक ही टाइम पे हो रहा है, नो डिफरेंस, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली। बस आपका ये ख़त्म हो गया है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसको जो मैंने लिखा है इतना ही लिखना है, जैसे मैंने कुछ आपको बताए हैं पॉइंट्स, अगर आप उनको नहीं लिखेंगे लेकिन आपने उसका मतलब लिख दिया है, एंड आफ्टर दैट आपने जो मैंने इसके अंदर ये डाली हैं पिक्चर्स डाली हैं, आपने ये बना दी, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट कि आपके एग्ज़ाम में आपको उसको इतना ज़्यादा लिखने की या ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ये बनाओ डायग्राम, एंड इट विल गेन यू ऑल द मार्क्स, जितने भी मार्क्स होंगे वो आपको सारे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, क्वेश्चन अच्छा जाएगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।